तो रियल एस्टेट मार्केट जो मैंने देखना स्टार्ट करी, तो उसके बाद फिर मैं रेंटल्स, सेकेंडरी मार्केट की सेल्स, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता प्राइमरी की ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स के ऊपर सेलिंग परचेज़िंग में फिर मैं आ गया। ठीक है। तो रियल एस्टेट अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछेंगे ना, तो मैंने रियल एस्टेट की पूरी वेव देख ली है, क्योंकि रियल एस्टेट इट ऑल अबाउट वेव, तो हुँ, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती, कभी भी रुकी नहीं रहती। तो जब मैं हुँ, आया था तब मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू हो रही थी, ठीक है, क्योंकि 2014-15 के अंदर मैं सुन रहा था कि मार्केट ऊपर उठी हुई है, सारी चीज़ें चल रही हैं। 16 के मिड से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई थी, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग इसके अंदर परेशान भी थे कि ये वही बबल है 2008 वाला जो कि फटने जा रहा है, प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे जा रही हैं। राइट। वो जाते-जाते 2017 के अंदर जब देखा, तो मार्केट वाक़ई अपनी जो एक स्टेबल पोज़ीशन थी उसको छोड़ के अब वो नीचे की तरफ जा ही रही थी। रेंटल्स भी नीचे गिर रहे थे। 18 के अंदर भी पूरा ट्रेंड हमने देखा इसी तरीके से आने लगा, और 19 में आके तो मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि जो लास्ट बॉटम लाइन थी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ने बॉटम लाइन को टच कर लिया, और फिर इत्तेफ़ाक से कोविड भी कोविड आ भी आ गया। गया। हुँ, तो लेकिन मज़े की बात एक ये चीज़ थी कि मैंने अपने इस एक्सपीरियंस के अंदर देखा कि कोविड के अंदर प्राइस नीचे नहीं गया। अच्छा। जो प्राइसिंग जो प्रॉपर्टी वैल्यू की रेंटल्स में देखी जाए या उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू में देखा जाए, तो वो प्राइस कोविड के अंदर इतना नीचे नहीं गिरा, जितना 2017-18 के और उसके कंपैरिज़न जो में देखा जाए। मैग्नीट्यूड था गिरने का बिल्कुल, वो वो ज़्यादा था। इतना ज़्यादा नहीं गिरा। ठीक है। तो वो वहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज में वैल्यू गिरी थी। हुँ, तो बट अल्हम्दुलिल्लाह कोविड से रिकवर हुए। कोविड से रिकवर होने के बाद तो फिर मतलब जो मैंने सोचा नहीं था, वो इस मार्केट ने कर दिखाया। मतलब मेरे मेरे थिंकिंग, मेरी चीज़ें कुछ डिफरेंट थी, क्योंकि हम जब 2018-19 में नीचे वाला डाउनफॉल देख रहे थे प्रॉपर्टी का, तो उसमें हमारी परसेप्शन थी कि 21-22 के अंदर जो इन्वेंट्री आनी है, लोग हैं नहीं, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कहाँ से ये अकोमोडेट करेंगे इतनी सारी प्रॉपर्टी को, ओवर सप्लाई हो जाएगी, मार्केट और गिरेगी। हुँ, बट 2020 के अगस्त से मार्केट दोबारा रीओपन हुई है ठीक है। प्रॉपर तरीके से, और फिर उसके बाद जो इन्वेस्टर्स ने आना शुरू किया है, क्योंकि कोविड के अंदर जिस तरीके से यूएई ने परफॉर्म किया है हुँ, और जिस तरीके से वो इस चीज़ को लेके निकले मार्केट को, तो उसमें इन्होंने बहुत इसको सपोर्ट मिली है फॉरेन इन्वेस्टर से भी। फिर वो आए हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरा साल चाइना ने इन्वेस्ट किया, चाइनीज़ बहुत थे उस टाइम पे, फिर मार्केट उठना शुरू हो गई। हुँ, और फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, हुँ, उसमें काफ़ी इसको हुँ, फ़ायदा हुआ यूएई को, बिकॉज़ ये एक ऐसी ज्योग्राफ़िकल लोकेशन पे है कि दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी हो, दुबई फ़ायदे में ही रहता है। हुँ, तो मेरा ये एक एक्सपीरियंस जो था ना, कि मैंने नीचे होते हुए भी देखी मार्केट और अब ऊपर होते हुए देख रहा हूँ। राइट। तो मार्केट अभी भी जो एक्सपेक्टेड जा रही है, वो 2024-25 तक ये ट्रेंड ऊपर ही जा ट्रेंड रहा है। ऊपर ही रहेगा। प्लस ये कि मैं अब ये देख रहा हूँ कि पहले हम कहते थे कि जैसे अरब स्प्रिंग हो गई या और कोई मेजर जैसे पाकिस्तान के अंदर भी जो इश्यूज़ थे वो हो गए थे। फिर इसके बाद ये रशिया वाली वॉर हो गई, फिर कोविड हो गया था। इसके अलावा और भी जो इश्यूज़ चलते रहे पूरी दुनिया में, उसकी वजह से दुबई को फ़ायदा हुआ था। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि अगर कोई इश्यू नहीं भी होता पूरी दुनिया में, तो सस्टेनेबिलिटी का ये लेवल है कि जो इनिशिएटिव्स क्योंकि कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा, करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ दुबई का फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है वो ये हर चीज़ से लेसन ले लेते हैं और उसको फिर अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको उसके उस जो प्रॉब्लम होती है उसको अपने फ़ायदे में यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो वीज़ाज़ निकाले हैं गोल्डन वीज़ा हो गया, ग्रीन वीज़ा हो गया, नोमैड वीज़ा हो गया, जो जो फ्रीलांसर्स का वीज़ा है, वो सारे जो इन्होंने किया है जिस उसकी वजह से लोगों के अंदर एक तो जो एक्सेप्टेंस हो गई है दुबई की कि अब अगर मेरे पास 10 साल का वीज़ा है तो मैं उसको अपना एक तरह से होम समझ रहा हूँगा उस जगह को। प्लस ये कि अगर मैं नहीं भी रह रहा वहाँ पर तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जा सकता हूँ दोबारा से, तो मुझे एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग आ गई है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ना सिर्फ़ दूसरे जगहों के जो मसले हैं उसकी वजह से जो पुश मिली है, अब सस्टेनेबिलिटी की तरफ है, सस्टेनेबल ग्रोथ चल रही है क्योंकि जो इनिशिएटिव्स ले लिए गए हैं, उसकी वजह से मेरा नहीं ख़्याल कि अब कोई मेजर स्लंप आ सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकती है, लेकिन कोई मेजर स्लंप नहीं आ सकता। मुझे यार सलमान एक चीज़ बताओ ज़रा यहाँ पर कि ऑफ प्लान और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते भी हैं कि ये ऑफ प्लान का कॉन्सेप्ट कब आया था? क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो पाकिस्तान के अंदर भी फाइल्स के ऊपर हम बहुत अरसे पहले से देखते हैं कि ट्रेडिंग होती थी और लोग लेते थे अंडर कंस्ट्रक्शन या नॉन कंस्ट्रक्टेड लोकेलिटीज़ को लेते थे या अपार्टमेंट्स को लेते थे और वो यहाँ पर भी था। तो ये शुरू से इसी तरह से ऑफ प्लान है, रेडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोर्स बाद में आई होंगी, लेकिन ऑफ प्लान हमेशा से? बिल्कुल देखें, किसी भी रियल एस्टेट की जो बेसिक बुनियाद है, वो स्टार्ट ही ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ से होती है, क्योंकि वहाँ पे
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट बना के बेचते हैं, हुँ, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर पैसा डालता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एज अ डेवलपर, तो उसका टाइम उसका उसका मोटिव ये होता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए मिनिमम टाइम के अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसको उसी बेस पे मिलता है जब वो ऑफलाइन प्रॉपर्टी बेचता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो टाइम लगा के बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके फिर उस तरफ जाएगा तो उसके लिए जो जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ये उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर हम दुबई की ऑफलाइन की मार्केट की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है, हमने भी 2003-2004 की जो मतलब मैंने पुरानी स्टडीज़ सारी करी हुई हैं जो रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। हुँ, हुँ, तो 2003-2004 के अंदर भी रांचेज़, मीडोज़, स्प्रिंग्स ये सारे जो प्रोजेक्ट्स थे तब वो भी ऑफलाइन बिके, और उस टाइम की मार्केट हम सुनते थे कि मतलब 2018 की मैं आपको बात बताऊँ तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये प्रॉपर्टी तो बड़ी नीचे जा रही है, कैसे लोग, और क्योंकि मुझे लोगों ने कहानियाँ सुनाई थी कि प्रॉपर्टी के लिए लाइनें लगती थी हुँ। और काफ़ी रश होता था वो तो यार और अभी वो भी देख लिया लॉन्च आपने, होता था। वो तो अभी भी शुरू हो गई हैं लाइनें वो लगनी। मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये जब मार्केट उठ रही है तो हमने खुद अपनी आँखों से देखा है कि हाँ, भाई हम इवन हम चेक लेके खड़े हुए होते हैं डेवलपर के आगे कि भाई हमें प्रॉपर्टी दे दो, बट हमारे पास इन्वेंटरी नहीं होती। हुँ, तो ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी तब भी बिकती थी दुबई में, ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी अब भी बिकती है, और इन्वेस्टर का जो एक मेन इंटरेस्ट है वो दुबई के अंदर वो ऑफ़लाइन प्रॉपर्टी है। हुँ, क्योंकि उसके अंदर वो अपना बहुत मिनिमम अमाउंट स्टक करता है और मैक्सिमम रिटर्न लेके निकल जाता है। हुँ, ऐसा हमने बहुत सारी कम्युनिटीज़ में देखा, अरेबियन रांचेस 3 हो गई, दी वैली हो गई, एमार साउथ हो गया। बेसिकली ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे लोगों ने मैक्सिमम मतलब आप अंदाज़ा ये लगाएँ कि उन्होंने 7 लाख दिरहम लगाए और 5 लाख दिरहम उस पे प्रीमियम लेके चले गए। हुँ, और उसके अंदर 7 लाख दिरहम लगाए, मतलब अभी तक उन्होंने पूरे पैसे पे नहीं पूरे किए हैं। पैसे भी पे नहीं किए, क्योंकि हुँ, वो पेमेंट प्लान के ऊपर प्रॉपर्टी 1.1 1.2 मिलियन की, उनके पास 70-30 का पेमेंट प्लान था, 7-8 लाख दिरहम लगा के उन्होंने 5 लाख का प्रीमियम लिया और अब वो जा रहे हैं। सही। तो ये एक जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी का ट्रेंड है ना, ये यहाँ पे शुरू से है और अभी भी चल रहा है। अच्छा, एक ऑफ प्लान का एक और जो फ़ायदा मुझे नज़र आता है, जो लोग बैंक्स की तरफ नहीं जाना चाहते, वो ऑल्दो कि कुछ मैं समझता हूँ कि प्राइसिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी बैंक्स की तरफ नहीं जाना चाहते, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपकी जो अगर आप मॉर्गेज नहीं करना चाहते या आपको मिल नहीं सकती मॉर्गेज, तो इन एनी केस आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेने से कोई नहीं रोक सकता आपको।